एक्सेल एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसका यूज़ हम करते हैं एनालिसिस के लिए, डेटा एनालिसिस के लिए। ठीक, यहाँ पर हम डेटा को टेबल के फॉर्म में स्टोर करते हैं, टेबल के रूप में रखते हैं ताकि उसका विश्लेषण आसानी से किया जा सके, एनालिसिस आसानी से किया जा सके, उसमें से फैक्ट्स निकाले जा सकें, डेटा फिल्टर किया जा सके और रिपोर्ट्स बनाई जा सकें। ठीक है, तो बेसिकली एक्सेल का यूज़ जो होता है वो डेटा एनालिसिस करने और रिपोर्ट जनरेशन के लिए होता है। यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो होती है वो ये होती है कि एक्सेल में हम कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। एक्सेल में हम फाइल कैसे बनाएंगे, तो मैंने कहा था कि हम दो प्रकार से फाइलें इसमें आसानी से बना सकते हैं। पहला है टेम्पलेट के द्वारा और दूसरा है यूजिंग ब्लैंक वर्कबुक। ठीक है, टेम्पलेट की सहायता से जब हम MS एक्सेल की फाइल बनाते हैं तो वहाँ पर हमें एक बने बनाया फॉर्मेट मिल जाता है। तो टेम्पलेट का डेफिनेशन होता है बने बनाए फाइल फॉर्मेट, जहाँ फॉर्मेटिंग वगैरह हमें नहीं करनी होती है, हमें केवल डेटा इनपुट करना होता है और हमारे अकॉर्डिंग थोड़े बहुत चेंजेस करने होते हैं, बाकी का सारा सेटिंग डिज़ाइनिंग वो बनाकर हमें देता है। ठीक है, परंतु यदि मुझे खुद से अपना खुद का कोई डिज़ाइन, अपने खुद के हिसाब से कोई रिपोर्ट बनानी हो, खुद का कोई फॉर्मेट बनाना हो, तब हमें ब्लैंक वर्कबुक उसको लेना चाहिए। तो आज हम वहाँ से शुरू करेंगे और शुरुआत करेंगे एक्सेल के इंट्रोडक्शन से। ठीक है, एक्सेल जो कि बेसिकली MS एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का प्रोडक्ट है। ये एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट भी कहते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट यदि हम कहेंगे तो ये किसी कंपनी का प्रोडक्ट नहीं रह जाएगा, क्योंकि हर अलग अलग ऑफिस पैकेजेस में इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट आती हैं। जैसे कि यदि आप गूगल यूज़ करते हैं तो गूगल में एक्सेल के जैसा सॉफ्टवेयर यदि आपको यूज़ करना हो तो वहाँ पर होती है गूगल शीट होती है। आप WPS ऑफिस यूज़ करते हो तो वहाँ पर किसी और नाम से आपको मिलेगा। आप ओपन ऑफिस यूज़ करते हैं तो वहाँ पर आपको किसी दूसरे नाम से मिल जाएगा। लेकिन हर ऑफिस प्रोडक्ट में, मतलब हर कंपनी ने स्प्रेडशीट के लिए अलग अलग प्रकार के एप्लीकेशंस बना रखे हैं। तो इसका स्प्रेडशीट नाम बेसिकली इसलिए है कि स्प्रेड मतलब फैलना। तो ये एक इस प्रकार की शीट हमें प्रोवाइड करता है जहाँ कॉलम्स और रो की कमी हमें पड़ती नहीं है, वो फैलती जाती है। जितने चाहे कॉलम आप बना लो, जितने चाहे रोज आप लिख लो, आप लिखते जाओगे लिखते जाओगे। अब जितने चाहे का मतलब ये नहीं है कि उनकी कोई लिमिट नहीं है, एक लिमिट है, लेकिन वो जो लिमिट है वो हमारी नीड से कहीं ज़्यादा है, हमें जितनी ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा है। इसलिए हम उसको बोलते हैं कि भाई जितना चाहे आप उसमें कॉलम्स एंड रोज बना सको। एक और जो इसका जो प्लस पॉइंट होता है वो ये कि इसमें भले ही एक टोटल नंबर ऑफ रोज और टोटल नंबर ऑफ कॉलम की लिमिट होती है, लेकिन उसके बावजूद भी हम इसमें जितने चाहे नए नए कॉलम और रोज इंसर्ट कर सकते हैं, जब मर्जी जहां मर्जी। ठीक है, इसी वजह से इसको स्प्रेडशीट नाम दिया गया है। एक ऐसी शीट जो कि स्प्रेड होती जा सकती है, उसमें वो फीचर है। ठीक है, इसमें हम बहुत सारे प्रकार के कैलकुलेशन कर सकते हैं, जिसको आसान बनाने के लिए एक्सेल में पहले से ही फंक्शंस बने बनाए रहते हैं, हमें बस उनको यूज़ करना सीखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमने एक्सेल की विंडो खोल रखी है। एक्सेल की विंडो ये एप्लीकेशन विंडो कहलाती है। ठीक है, और इस एप्लीकेशन विंडो में यहाँ पे ये हमारे एप्लीकेशन का नाम दिख रहा है एक्सेल। इस विंडो को ये अभी थोड़े छोटे फॉर्म में है, ठीक है ना, रिस्टोर्ड फॉर्म में है। यहाँ पर ये इसका टाइटल बार है, ये है मिनिमाइज, मैक्सिमाइज। यहाँ से मैं इसको मैक्सिमाइज करूँगी तो ये फुल स्क्रीन हो जाएगा। ठीक है, इसमें यहाँ नीचे ये सर्च लिखा हुआ है। सर्च में हम पहले से बने हुए किसी फाइल को यहाँ पर सर्च करके ओपन कर सकते हैं। जैसे कि मुझे फंक्शन नाम से कोई फाइल चाहिए जो कि मुझे लगता है कि मैंने बनाई हुई थी, तो मैं उसे सर्च कर सकती हूँ। यहाँ पे मैं फाइल का नाम लिखूँगी, वो मुझे फंक्शन जिस फाइल में फंक्शन लिखा होगा वो सारी फाइलों को लिस्ट करके देगा। तो हम हमारी बनी हुई फाइलों को सर्च कर सकते हैं यहाँ पर उसका नाम लिख के। यदि मुझे कोई बनी बनाई फाइल चाहिए यूजिंग टेम्पलेट, मुझे कोई नई फाइल बनानी है, तो यहाँ पर मेरे पास बहुत सारी टेम्पलेट्स हैं। यहाँ पे देखिए मोर टेम्पलेट्स लिखा हुआ है। मोर टेम्पलेट्स में जाकर हम टेम्पलेट्स का नाम यहाँ सर्च कर सकते हैं, सर्च फॉर ऑनलाइन टेम्पलेट्स। हम टेम्पलेट सर्च करके और उससे टेम्पलेट्स के थ्रू भी हम हमारी फाइल
बना सकते हैं। जैसे कि मुझे बनाना है, मुझे मैनेज करना है इन्वेंट्री, या मुझे सेल्स इनवॉइस चाहिए, मुझे सेलिंग की डिटेल के लिए सेल्स इनवॉइस चाहिए, तो ये मैंने लिखा सेल्स। तो सेल्स से रिलेटेड जो है जो भी टेम्पलेट्स और फॉर्मेट्स होंगे वो मुझे यहाँ पर दे देता है, जिनको कि हम हमारे मतलब का चीज़, जैसे ये लिखा हुआ है प्राइस लिस्ट है, यहाँ पे ये सेल्स फोरकास्ट ट्रैकर है, ठीक है कि नहीं। यहाँ ढेर सारे फॉर्मेट जो कि सेल्स से रिलेटेड है वो मुझे दिखा देता है, हम उसे यूज़ कर लें और हमें करना कुछ नहीं, बस अपना डाटा एंट्री करना है, बाकी डिज़ाइनिंग बनी हुई है, इसीलिए इनको टेम्पलेट बोला जाता है, ठीक है। लेकिन यदि मुझे ब्लैंक डॉक्यूमेंट अपना खुद का नया फॉर्मेट बनाना है तो मुझे जाना होगा ब्लैंक वर्कबुक पे, ठीक है। या ब्लैंक वर्कबुक पे जाएंगे तो हमारे सामने एक ब्लैंक वर्कबुक खुल जाएगा। पुराने जो वर्जन है उसमें केवल लिमिटेड टेम्पलेट्स अवेलेबल है, नहीं ऑनलाइन तो है उसमें, तो सर्च करना होगा। चलिए, तो ये हमारी एक्सेल की ब्लैंक वर्कबुक खुल गई। अब हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले फाइल के नाम से, ठीक है। एमएस एक्सेल में जो फाइल होती है उस फाइल को हम बोलते हैं वर्कबुक, ठीक है ना। एमएस एक्सेल में जो भी फाइल बनेगी उस फाइल को हम बोलेंगे वर्कबुक, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए, जब भी कोई नई फाइल आप खोलेंगे यहाँ पर आपको ये देखिए बुक 1 दिखा रहा है। जितनी बार भी आप नई फाइल खोलेंगे यहाँ पर बुक 1, बुक 2, बुक 3 दिखाएगा, वो है वर्कबुक से, ठीक है। जैसे एमएस वर्ड की फाइल को क्या बोलते हैं, फाइल को क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट। एमएस वर्ड की फाइल को हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट, वैसे ही एक्सेल की फाइल को बोलते हैं वर्कबुक। एक वर्कबुक में जहां हम काम करते हैं, जो हमारा वर्क एरिया होता है वो कहलाता है वर्कशीट। वर्क एरिया को इसमें बोला जाता है वर्कशीट, ठीक है। मेरे सिस्टम में जो जहाँ पर मैं काम कर रही हूँ, जो इसका जो वर्जन है, ठीक है, ये जो मैं काम कर रही हूँ ये एरिया है वर्कशीट, है ना, वर्क एरिया। और इस शीट को वो अपनी तरफ से सिस्टम एक नाम देता है जिसका नाम होता है शीट 1, ठीक है। तो ये जो मेरा जो वर्जन है, मेरे सिस्टम में जो ऑफिस का वर्जन रखा हुआ है, इसमें जब भी मैं एक्सेल खोलूँगी इसमें बाय डिफ़ॉल्ट वो मुझे यहाँ पर एक शीट खोल कर देगा। लेकिन जो पुराने वर्जन हैं 2007 वाला वर्जन यदि आप ओपन करेंगे तो वहाँ आपको बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ 3 शीटें मिलती हैं। पहली बार में जब आप नई फाइल खोलेंगे तो वो आपको 3 वर्कशीटें पहले से ही बना कर देगा, शीट 1, शीट 2, शीट 3, ऐसे यहाँ नीचे 3 टैब्स आपको मिलेंगे, शीट 1, शीट 2, शीट 3, है ना। तो जब भी कभी आपसे कोई पूछे कि भाई जब आप एमएस एक्सेल की विंडो खोलते हैं न्यू, तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट कितनी वर्कशीटें मिलती हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको पुराने वाले वर्जन में 3 वर्कशीटें मिलती थी और नए वाले वर्जन में 1 वर्कशीट मिलती। सेकंड क्वेश्चन होता है कि आप इसमें मैक्सिमम कितनी, मतलब कितनी वर्कशीटें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसमें आप कितनी भी वर्कशीटें ऐड कर सकते हैं, पर इसकी लिमिट 255 होती है, ठीक है, वहाँ तक कोई जाता नहीं है। आंसर में आपको अक्सर यही मिलेगा, जब आप ये चीज़ कहीं सर्च करोगे तो यही मिलेगा कि आप इसमें बहुत सारी वर्कशीटें, जब चाहो जितनी चाहो वर्कशीटें आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो जो वर्क एरिया होता है उसे हम वर्कशीट बोलते हैं। इस वर्कशीट बाय डिफ़ॉल्ट जो वर्कशीट मुझे मिल रही है वो 1 वर्कशीट मिल रही है और पुराने वर्जन में 3 वर्कशीट्स मिल रही है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एमएस एक्सेल की जो वर्कशीट होती है वो कॉलम्स एंड रोज में डिवाइडेड होती है, ठीक है ना। वर्कशीट जो होती है वो कॉलम और रो में बटी होती है। ठीक है, कॉलम्स एंड रोज, ये ए बी सी डी ये जो है ये कॉलम है और यहाँ पे ये 1 2 3 4 आपको दिख रहा है, ये है
रोज। तो यहाँ कॉलम्स एंड रोज में ये बटा होता है, इसीलिए टेबल बनता है और इसीलिए हम कहते हैं कि एक्सेल में हम टेबल में डाटा एंट्री करते हैं, है ना। तो जब कभी भी हमसे कोई पूछता है कि भाई एक्सेल कैसा सॉफ्टवेयर है या एक्सेल का यूज़ हम कब करते हैं, तो एक सिंपल सा आंसर होता है कि जब भी हमें डेटा को टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर करना हो हम एक्सेल का यूज़ करते हैं। जब भी हमें जानकारियों को टेबल के रूप में स्टोर करना हो तब हम एक्सेल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। एक कॉलम्स एंड रो जब मिलती है, कॉलम और रो जब आपस में मिलते हैं तो बनती है सेल, ठीक है ना। सेल कैसे बनेगी? कॉलम और रो मिलकर कंबाइनली क्रिएट करती है सेल। ठीक है, एक्सेल में हम एक बार में एक सेल में लिख सकते हैं। हमारे सामने ढेर सारे सेल्स हैं लेकिन हम एक बार में एक ही सेल में लिख सकते हैं। क्या कोई बता सकता है कि एक्सेल की एक वर्कशीट में कुल कितनी सेल्स होती होंगी? एक्सेल में कुल कितनी सेल्स होंगी? ओके, क्या आप जानते हैं कि एक्सेल में कुल कितने कॉलम्स होंगे? एक वर्कशीट में कुल कितने कॉलम्स होंगे? कौन बताएगा? एनीवन? पुराने वाले वर्जन में जो विंडोज़ एक्सपी 2003 वर्जन था उसमें 256 कॉलम्स होते थे, 256 कॉलम्स होते थे। लेकिन जो नए वर्जन है मतलब 2007 से अब तक एक्सेल की एक वर्कशीट में 16,384 कॉलम्स हमें मिलते हैं, 16,384 कॉलम, है ना। स्टार्टिंग विथ कहाँ से शुरू होता है? A टू पहला कॉलम A और आखिरी कॉलम Z, तो 26 वही हुआ। XFD ये है आखिरी कॉलम। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रोज टोटल नंबर ऑफ रोज इन अ शीट कितनी होती हैं? 10,48,576, 10,48,576। एक वर्कशीट में इतनी रोज होती हैं। तो यदि किसी शहर की जनसंख्या 10 लाख के अंदर है या 10 लाख तक की है तो हम एक वर्कशीट में पूरी जनसंख्या को रख सकते हैं, लिख सकते हैं, सेव कर सकते हैं, ठीक है। और यदि किसी शहर की जनसंख्या 1 करोड़ है तो 10-10 लाख के कितने हुए? यदि किसी शहर की जनसंख्या 1 करोड़ है और एक वर्कशीट में हम 10 लाख जनसंख्या को रिकॉर्ड कर सकते हैं तो मुझे कितनी वर्कशीटें बनानी पड़ेंगी?
10 हाँ 1 करोड़। ठीक है, चलिए। सो तो टोटल नंबर ऑफ रोज इतनी हो गई, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स उतने हो गए, और एक कॉलम और एक रो मिलकर बना रहा है सेल, तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने हुए? यस मैम। टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितना हुआ? मैम उतनी 10 लाख। वो तो रो है। एक रो और एक कॉलम मिलकर बन रहा है। मैम 1 करोड़, मैम 1 करोड़ 64 नहीं सॉरी 1 करोड़ 64,960 इंटू करना है प्लस इंटू करना मैं यहाँ वो आता है थोड़ा और करना होगा। ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ सेल्स इतने हैं जो कि कम नहीं है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़, किसी भी टेबल में, किसी भी सॉफ्टवेयर में कोई भी टेबल जब होता है और जब टेबल में हम काम करते हैं तो हर सेल की फॉर्मेटिंग अलग होती है। ठीक है, हम एट ए टाइम में एक ही सेल में लिख सकते हैं, हम एक साथ 10 सेल्स में या 2 सेल्स में नहीं लिख सकते, तो हम एक बार में एक ही सेल में लिख सकते हैं, और जिस सेल में हम लिखते हैं उसे हम एक्टिव सेल कहते हैं। एक समय में हम केवल एक ही सेल में वैल्यू एंटर कर सकते हैं। ठीक है, और जिस सेल में हम वैल्यू एंटर करते हैं वो सेल कहलाती है एक्टिव सेल। ठीक है, क्या इस समय मैं जो लिख रही हूँ मैं भी वैल्यू एंट्री कर रही हूँ, तो क्या इस समय मैं एक बार में एक ही सेल में लिख रही हूँ? कहो। एक ही सेल को अब एक्सपांड कर रहे हो, उसी में लिखते जाना। नहीं, 2 हो गए ना, अभी 2 करते हैं, 8 और 9। ठीक, अब मुझे कैसे मालूम चलेगा कि मैंने एक ही सेल में लिखा है या नहीं लिखा है? ठीक है, तो उसके लिए इसका इंटरफेस आपको भी बताती हूँ। ठीक, हम एट ए टाइम एक ही सेल में वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर मैंने ये जितनी भी वैल्यूज़ इंसर्ट करी हैं सब एक बार में एक ही सेल में, जब मैं ये लिख रही थी तब मैं यहाँ पर नहीं थी, और जब मैं यहाँ हूँ तो मैं ऊपर नहीं लिख सकती। ठीक है, तो एक बार में मैं एक ही सेल में लिख सकती हूँ। आप देख सकते हैं जहाँ पर भी मुझे लिखना है ये मेरा पॉइंटर ऊपर नीचे हो रहा है, और यही है मेरा एक्टिव सेल। जहाँ पर ये सेल सिलेक्टेड होगा वही आपका एक्टिव सेल कहलाएगा। तो सिलेक्टेड सेल जो है वो एक्टिव सेल कहलाती है, और हम उसी में वैल्यू एंटर कर सकते हैं। अब ये जो मैंने लिखा है ये मैंने एक ही सेल में लिखा है, लेकिन दिख तो रहा है सब में, लेकिन वो सिर्फ दिख रहा है। दूसरी सेल्स में दिखने का मतलब ये नहीं है कि वो दूसरी सेल्स में है। तो क्या इसका मतलब ये पड़ोस वाली सेल जो है ये खाली है? बिल्कुल खाली है। यहाँ पर भले ही वैल्यूज दिखाई दे रही हैं, लेकिन यहाँ जो सेल है ये ब्लैंक है, और हम इसमें कोई भी वैल्यू डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। अब देखिए ये वाली पूरा गायब हो गया, तो क्या जो मैंने लिखा था वो डिलीट हो गया? नहीं, वो वही है,
वो वही है, बस अब उसके पास जगह कम पड़ गई तो उसने उसको बचा हुआ हिस्सा हाइड हो गया, है वही हाइड हो गया। जब मैं उसको देखना चाहूंगी तो वैसे दिख जाए, क्या कहना है? उसको एडिट मोड में लाएंगे तो दिखेगा वो, ठीक है। तो यदि मेरे एक्टिव सेल में मैंने बहुत सारा डेटा लिखा है और एक्टिव सेल के जस्ट राइट वाली सेल में कुछ भी नहीं लिखा है, तो वो डेटा अगली सेल में हमें शो होता है, पर इंसर्ट वो उसी सेल में रहेगा जहां हमने उसको पहली बार में लिखा है, ठीक है। ऐसा इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं हम बनाते समय, और हम सोचते हैं कि अरे ये तो दो सेल में आ गया, तो हम सेल छोड़ के आगे आगे जगह छोड़ के बनाते हैं, और हमारी बहुत सारी वर्कशीट में बहुत सारे कॉलम अननेसेसरी ब्लैंक छूट जाते हैं, ठीक है। तो ये है आपका इसका एक फीचर कि हम एक बार में एक एक्टिव सेल में लिख सकते हैं। अब कौन सी सेल मेरी एक्टिव है और कौन सी सेल मेरी एक्टिव नहीं है, उसके लिए मुझे इसके इंटरफेस पे आना पड़ेगा। इसके इंटरफेस पे आ जाइए सॉरी, यहाँ देखिए, ये सबसे ऊपर ये जो है ये आपका टाइटल बार है। टाइटल बार में यहाँ पर ये है आपके क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार में आपको, इस समय मेरा एक ही टूल बना हुआ है, हम बहुत सारे टूल्स यहाँ पर ला सकते हैं और भी ला सकते हैं, ठीक है। ये मैंने इसको नीचे लेकर आया है, देख रहे हैं मेरा क्विक एक्सेस टूल बार यहाँ नीचे आ गया है, तो मैंने इसको नीचे की तरफ रख दिया है, इसको ऊपर भी रख सकती हूँ। इस टाइटल बार में सबसे कॉर्नर में, लेफ्ट कॉर्नर में यहाँ पर ये सेव बटन बना हुआ है, क्योंकि ये मेरा अपग्रेडेड लेटेस्ट वर्जन है, तो इसमें यहाँ पर मुझे एक ऑटो सेव ऑप्शन मिलता है, जिसकी वजह से मेरा जो फाइल है वो ऑनलाइन ऑटोमेटिकली सेव होती जाएगी। अब ऑनलाइन कहाँ सेव होगी, यहाँ इसके एकदम राइट कॉर्नर में देखिए, यहाँ पर ये अकाउंट बना हुआ है। तो वन ड्राइव जैसे गूगल ड्राइव होती है वैसे वन ड्राइव भी होती है, तो ये जो फाइल मैं यहाँ पे यदि यहाँ से सेव करूँगी, ऑटो सेव ऑन करूँगी, तो ये मेरी वन ड्राइव पे इस अकाउंट में जाकर स्टोर हो जाएगी, ठीक है। और यदि मुझे अपना फाइल ऑनलाइन नहीं चाहिए, मैं इसको ऑफलाइन चाहती हूँ, तो फिर मैं उसको यहाँ से ये ऑटो सेव ऑफ रखूँ और इसको अपनी इच्छा से यहाँ फाइल मेन्यू से जाकर सेव करूँ, तो फाइल मेन्यू में जाकर मैं इसको सेव करूँगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये जो लाइन है, ये इसमें फाइल मेन्यू बार कहलाता था पुराने एप्लीकेशंस में, इसको हम मेन्यू बार बोलते थे, लेकिन यहाँ पर मेन्यू केवल ये फाइल है, बाकी के सबको हम मेन्यू नहीं बोलते, नाम बदल गया इनका, अब हम इनको टैब्स बोलते हैं। पुराने वाले एप्लीकेशन में ये मेन्यू बार कहलाता था। अब क्यों उसको मेन्यू बोलते थे और इसको टैब बोलते हैं, क्योंकि मेन्यू का डेफिनेशन होता है, कभी किसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि मेन्यू क्या होता है, तो मेन्यू एक लिस्ट होती है जिसमें कमांड्स होते हैं, तो मेन्यू इज बेसिकली अ लिस्ट ऑफ कमांड्स। तो जब भी आप किसी मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलेगी जिसमें बहुत सारे कमांड के नाम लिखे होंगे, इसीलिए हम इसको मेन्यू बोलते हैं। अब इनको टैब क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो कोई मेन्यू की लिस्ट खुलती नहीं है, इसलिए हम इसको मेन्यू नहीं बोलते। होम मेन्यू नहीं बोलेंगे, ये होम टैब है, इंसर्ट टैब है, पेज लेआउट टैब है, तो ये सब टैब्स हैं, फाइल मेन्यू है, ठीक है। तो यहाँ ये टैब्स होते हैं। हर टैब जो होता है वो कलेक्शन ऑफ कमांड्स होता है, जो कि टूल्स के फॉर्म में होता है। हर टैब में बहुत सारे कमांड्स का कलेक्शन होता है जो कि टूल्स के रूप में होता है, और टूल्स जो होते हैं वो ग्रुप्ड होते हैं, मतलब एक एक कैटेगरी के टूल ग्रुपिंग में मिलेंगे आपको, ठीक है। जैसे कि यदि मैं होम टैब पे जाऊंगी तो होम टैब में मेरे को सबसे पहला ग्रुप में यहाँ पे मिल रहा है, देखिए यहाँ पे ये मिल रहा है क्लिपबोर्ड, तो क्लिपबोर्ड के अंदर मुझे ये कमांड्स मिल रहे हैं। फॉन्ट ग्रुप के अंदर मुझे ये फॉर्मेटिंग के कमांड मिल रहे हैं। अलाइनमेंट में मुझे ये अलाइनमेंट से रिलेटेड कमांड्स मिल रहे हैं, ठीक है। नंबर में मुझे नंबर न्यूमेरिकल फॉर्मेट से रिलेटेड कमांड्स मिलेंगे। ऐसे ही हर ग्रुप में मुझे अलग अलग टाइप के कमांड्स का कलेक्शन मिलता है। तो इसीलिए जब हम होम टैब पर क्लिक करते हैं या किसी भी टैब पर क्लिक करते हैं तो उसके नीचे एक इस तरीके से टूल्स का कलेक्शन खुलता है जो कि ग्रुप्ड होता है, और इसको बोलते हैं रिबन। तो क्वेश्चन है कि रिबन क्या होती है, तो रिबन जो है वो कलेक्शन ऑफ टूल्स होती है जो कि कैटेगराइज होती है ग्रुप फॉर्म में, ग्रुप्स में, ठीक है।
अब यहाँ मेरे पास बहुत सारे टैब्स हैं। होम टैब जो होता है, होम टैब में मुझे फॉर्मेटिंग और एडिटिंग से संबंधित कमांड्स मिलते हैं। इंसर्ट टैब में मुझे अपने फाइल में कुछ भी चीज़ अलग से यदि इंसर्ट करनी है, पिक्चर इंसर्ट करनी है, टेबल इंसर्ट करनी है, ग्राफ इंसर्ट करना है, कुछ भी चीज़ बाहर से ला के डालना है, टाइप नहीं करना है, बाहर से कोई चीज़ अलग से कोई चीज़ उसके अंदर डालनी हो तो हम उसको बोलते हैं इंसर्ट करना। तो वो सारे कमांड्स मुझे इंसर्ट टैब में मिलते हैं। पेज लेआउट जब मैंने फाइल बना ली, बन गया, प्रिंट तो करना पड़ेगा ना। तो प्रिंट करने से पहले अपने पेज की सेटिंग यदि मुझे करना है तो यहाँ पर पेज लेआउट टैब है, इसके अंदर पेज सेटिंग से संबंधित सारे कमांड्स हमें मिलते हैं। फॉर्मूला, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि एक्सेल का यूज़ मेनली डेटा को टेबल के रूप में रखने और कैलकुलेशन करने के लिए होता है। तो यहाँ फॉर्मूला में मुझे बहुत सारे फॉर्मूलाज या फंक्शंस बने बनाए मिल जाते हैं। हमें बस क्या करना है, उनको पहचानना है और सीखना है। जैसे कि लॉजिकल फंक्शन, तो हमें इनको समझना है और इनको सही जगह पर उपयोग में लेकर आना है। ठीक है। डेटा, जो हम काम कर रहे हैं, जो कुछ भी हम इसके अंदर वैल्यूज़ लिख रहे हैं, उसको हम बोलते हैं डाटा। अब वो डाटा के ऊपर काम असल में करना होगा ना, डाटा को कैसे रखना है, उसको सॉर्ट करना है, असेंडिंग डिसेंडिंग में चाहिए, उसको फिल्टर करना है ना। तो डेटा से रिलेटेड कुछ भी यदि मुझे काम करना है तो वो सारी कमांड्स मुझे इस डेटा टैब में मिलती हैं। ठीक। रिव्यू, कोई भी काम हो जाने के बाद उसको फाइनलाइज करने से पहले हमेशा हमें रीचेक करना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर हमारे पास एक रिव्यू टैब होता है। तो रिव्यू में मुझे रिव्यू से रिलेटेड कमांड्स यहाँ पर मिलती हैं। हम रिव्यू कर सकते हैं जब मेरा फाइल बन जाता है, जहाँ हमें उससे रिलेटेड कमांड्स मिल जाती हैं बहुत सारी। इसमें स्पेल चेक सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। व्यू, रिव्यू और व्यू में क्या अंतर है बता सकते हैं? रिव्यू और व्यू में क्या अंतर है? रिव्यू में हम अपनी गलतियों को मतलब देखते हैं, व्यू में केवल हम डॉक्यूमेंट को देखते हैं कि मतलब कैसा बना है हमारा डॉक्यूमेंट, प्रिंट के लिए जो मतलब रेडी है। व्यू जो है वो हमारी जो एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। तो मेरी एप्लीकेशन में मेरी जो डाटा है, मेरी जो फाइल है, वो किस प्रकार की दिखे, ये चीज़ें हम इस व्यू में कंट्रोल करते हैं। जैसे कि इस समय मेरे स्क्रीन पे क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं, मुझे दिख रहा है ABCD दिख रहा है, ये 1 2 3 4 दिख रहा है। ठीक है। ये ABCD 1 2 3 4 को हम बोलते हैं हेडिंग्स। ठीक है। यहाँ ऊपर एक ये दिख रहा हुआ FX दिख रहा है ना, FX, ये एक जगह दिख रही है, इसका नाम है फॉर्मूला बार। यहाँ इधर एक देखिए ये लिखा हुआ A9, ठीक है, इस एरिया का नाम है नेम बॉक्स। ठीक है। यहाँ पर ये जो कॉलम और रो की लाइनें दिखाई दे रही हैं, दिख रही है, ये जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ये सब व्यू है। मैंने इसमें परमिशन है कि ये सब आपको दिखे, इसलिए दिख रहा है। मुझे नहीं देखना, मुझे ये लाइनें नहीं चाहिए। यहाँ से मैंने ये ग्रिड लाइंस बोलते हैं, इनको हटा दो, हट गई। तो मैं जो नहीं देखना चाहती हूँ मैं यहाँ से हटा सकती हूँ। मुझे ये ABCD हेडिंग्स नहीं चाहिए, यहाँ से मैंने हेडिंग्स हटा दी। अब कौन बताएगा कि ये एक्सेल है? पहचान सकता है कोई? नहीं पहचान सकता, क्योंकि हम तो एक्सेल को पहचानते ही हैं उसके ग्रिड लाइंस से और फॉर्मूला बार से, है ना। मुझे ये फॉर्मूला बार भी नहीं चाहिए, हटा दो। ठीक है। MS वर्ड जैसा हुआ नहीं है, दिख रहा है। जो पहचानता है, जो काम करना जानता है, केवल वही उसको पहचान सकता है। ठीक है। अदरवाइज बाकी के लोग तो नहीं जान सकते। तो हमारी स्क्रीन का व्यू कैसा हो, हमारी स्क्रीन के एलिमेंट्स कैसे दिखें, ठीक है, वो सारी चीज़ें हमें व्यू में मिलती हैं। लुक जिसको हम बोल सकते हैं, हमारी एप्लीकेशन का लुक क्या हो, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स दिखें, कौन से एलिमेंट्स ना दिखें, कैसे दिखें, हम हमारी स्क्रीन को किस प्रकार से देख सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम कंट्रोल करते हैं व्यू से। उसके बाद है हेल्प। हेल्प टैब के अंदर आपको ऑनलाइन ऑफलाइन हेल्प मिलती है रिलेटेड टू एप्लीकेशन। एप्लीकेशन से संबंधित कोई भी काम आपको जानना है, उससे संबंधित कोई भी हेल्प है तो वो आप यहाँ पर पा सकते हैं। उसके लिए आपको हेल्प पे जाना चाहिए और इसकी शॉर्टकट की होती है F1। ठीक है। F1 दबाते हैं तो जिस भी एप्लीकेशन पे आप होते हैं उसकी हेल्प खुल जाती है, कोई भी एप्लीकेशन। ठीक है। तो ये है इसका
टैब्स का ओवरव्यू। टैब के नीचे यहाँ पर ये है नेम बॉक्स। नेम बॉक्स क्या है, नाम से समझ में आता है। नेम किसका नेम दिखाता है, ये दिखाता है एक्टिव सेल का नेम। इस नेम बॉक्स से मुझे पता चलता है कि अभी फिलहाल मेरी एक्टिव सेल कौन सी है, A9। मतलब यदि मैं बिना कहीं क्लिक किए लिखना शुरू करूँ तो कहाँ लिखा जाएगा, A9 में। एक्सेल में काम करते समय सबसे पहली सीख ये दी जाती है कि जब भी आपको काम शुरू करना है, जब भी आपको लिखना शुरू करना है, पहले क्लिक करने की आदत डालिए। पहले क्लिक करिए फिर लिखिए, ताकि आपकी एक्टिव सेल पक्की हो सके कि आप कहाँ लिख रहे हैं। यदि आपने ऐसे ही लिखना शुरू करा तो आपको पता ही नहीं कि आप कहाँ लिख रहे हैं, क्योंकि उस समय आपका पॉइंटर जहाँ सेट होगा डेटा वहीं इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सेल में जब भी हम लिखें पहले क्लिक करें और फिर लिखना शुरू करें। तो ये नेम बॉक्स है। यहाँ नेम बॉक्स में मैं किसी एक्टिव सेल का नाम बदल के वहाँ जा भी सकती हूँ। लाइक यहाँ पे मैंने लिख दिया E4, ठीक है, ये मैंने लिखा E4 और मैंने किया एंटर, तो मेरा पॉइंटर जो कि अभी दिखाई नहीं दे रहा है वो E4 में आ जाएगा। ये देखिए आ गया। ठीक है, तो यदि मुझे सेल पता है कौन सी सेल में जाना है तो मैं यहाँ पर उसका नाम डाल के यहाँ ला सकती हूँ। किसी भी सेल के नाम को सेल एड्रेस कहते हैं। ठीक है ना, किसी भी सेल के नाम को सेल एड्रेस कहते हैं। Combination of column name and row number। जिस जगह में है वो सेल, एक्टिव सेल जहां पर भी है, उस जगह के कॉलम का नाम प्लस रो का नंबर। इस समय मेरा एक्टिव सेल है A9 बिकॉज A कॉलम में और 9th रो में मेरा सेल है। ठीक है, इसके बगल में है यहाँ फॉर्मूला बार। अब इसका नाम फॉर्मूला बार क्यों है, यहाँ से समझ में आता है कि यहाँ पर फॉर्मूला दिखाई देगा। किसी से भी पूछते हैं कि फॉर्मूला बार क्या होता है, तो उत्तर मिलता है फॉर्मूला बार वो होता है जहाँ पे फॉर्मूला लिखा जाता है। लेकिन जब हम यहाँ पे कहीं पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे तो ये लिखा हुआ मैटर दिखाई दे रहा है, जो इस सेल में लिखा है वो यहाँ दिख रहा है, जो यहाँ लिखा हुआ है वो यहाँ दिख रहा है। तो फॉर्मूला बार क्यों बोलते हैं इसको, जबकि इसमें तो सेल का कंटेंट दिखाई दे रहा है, तो क्यों ना इसको सेल कंटेंट बोला जाए। तो नहीं, एक्सेल को बेसिकली डिज़ाइन किया गया है कैलकुलेशंस करने के लिए, और कोई भी कैलकुलेशन करना है मतलब कि कोई ना कोई फॉर्मूला तो बनाना पड़ेगा ना। ठीक है, तो एक्सेल ये मान के चलता है कि कोई भी यूज़र जब भी किसी एक्टिव सेल में कुछ लिख रहा है तो वो कैलकुलेशन ही लिख रहा है, और उस हिसाब से वो उसको फॉर्मूला बार में दिखाता है। पर ये ज़रूरी नहीं है कि यूज़र उसके अंदर फॉर्मूला लिखे। ठीक है, तो किसी भी सेल में जो कुछ भी वैल्यू लिखी जाती है उसको हम सेल वैल्यू लिखते हैं, कहते हैं। ठीक है, सेल वैल्यू। सेल वैल्यू क्या होती है, सेल वैल्यू होता है कंटेंट इन द सेल, है ना। यह जो सेल में जो कुछ भी लिखा जाता है उसको हम सेल वैल्यू कहते हैं। सेल वैल्यू 3 प्रकार की हो सकती है। ठीक है ना, पहली कहाँ, देखो मैंने टाइप किया लेकिन पता नहीं कहाँ टाइप हो गया। किसी भी सेल के अंदर के कंटेंट को हम सेल वैल्यू कहते हैं। सेल वैल्यू 3 प्रकार की होती है। सेल वैल्यू जो है वो 3 प्रकार की हो सकती है। कौन कौन सी? नंबर 1 नंबर वैल्यू, नंबर 2
टेक्स्ट वैल्यू और नंबर 3 फॉर्मूला। किसी भी सेल में हम जो भी लिखेंगे या तो वो टेक्स्ट वैल्यू होगी या फिर नंबर वैल्यू होगी या फिर फॉर्मूला होगी, तीनों में से कुछ एक हो सकता है, तीनों एक साथ नहीं हो सकता। यदि हम साथ साथ लिखते हैं तो वो सब टेक्स्ट कहलाता है, ठीक है। नंबर वैल्यू जो होती है वो हमेशा राइट लाइन होती है। आप जब भी कोई नंबर लिखेंगे वो हमेशा उस सेल के राइट में चला जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2 तो वो राइट में पहुंच जाएगा, ठीक है। टेक्स्ट वैल्यू हमेशा लेफ्ट लाइन होती है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा सीरियल नंबर, ठीक है। लिख रही हूँ तो लेफ्ट में लिखा है ना, एंटर करूँगी तो भी वो लेफ्ट में रहेगा। नंबर लिखती हूँ तो जब मैं नंबर लिखती हूँ तो नंबर लिखते समय वो लेफ्ट में है, लेकिन एंटर करते से राइट पहुँच जाता है। लेकिन जो फॉर्मूला होता है ठीक है, फॉर्मूला का अलाइनमेंट डिपेंड करता है कि उसके आंसर पर, ठीक है ना। फॉर्मूला का जो अलाइनमेंट है वो बेस्ड होता है कि उस फॉर्मूला का उत्तर क्या है। यदि उसका उत्तर टेक्स्ट में है तो वो लेफ्ट में चला जाएगा, यदि उसका उत्तर नंबर में है तो वो राइट में चला जाएगा। फॉर्मूला के आउटपुट पर निर्भर करता है। जैसे यहाँ पर मैंने एक फॉर्मूला लिखा इज इक्वल्स टू 3 + 5, ये फॉर्मूला है। आंसर नंबर में जाएगा, राइट अलाइन हो जाएगा, ठीक है। आंसर में खुद ही बता देते हैं, बस फॉर्मूला लिखना होता है। हाँ ठीक है, तो ये उसकी कुछ बेसिक सेटिंग्स हैं। तो जो फॉर्मूला बार होती है वो फॉर्मूला बार बस ये बताती है कि आप एक्टिव सेल में क्या लिख रहे हो। यदि नंबर वैल्यू रही तो वो नंबर में दिखा देता है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है 2, यहाँ पे मैंने लिखा है 3, यहाँ पे मैंने लिख दिया 2, 5, 7। तो अब यहाँ पे 2 पे क्लिक करूँगी तो यहाँ आंसर में क्या दिखा रहा है, फॉर्मूला बार में क्या दिखा रहा है 2। 5 पे क्लिक किया तो फॉर्मूला बार में दिखा रहा है 5। 7 पे क्लिक किया तो फॉर्मूला बार में क्या दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक और कंक्लूजन निकलता है कि फॉर्मूला बार जो है वो हमेशा सेल में इनपुट वैल्यू दिखाता है। हम क्या इनपुट कर रहे हैं वो हमें फॉर्मूला बार में दिखेगा, मतलब सच्चाई दिखाता है। और जो सेल है वो हमेशा आउटपुट दिखाता है। सेल हमेशा आउटपुट दिखाता है, फॉर्मूला बार हमेशा इनपुट दिखाता है। करेक्ट? नहीं समझे? मैंने सेल में इनपुट किया A, तो फॉर्मूला बार ने क्या दिखाया, A, ठीक है। मैंने सेल में इनपुट किया 2, तो फॉर्मूला बार ने दिखाया 2। मैंने सेल में इनपुट किया एक फॉर्मूला
ठीक है। क्या इनपुट किया मैंने, फॉर्मूला बार में क्या दिखा रहा है, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन A15 कोलन C15, ठीक है, ये दिखा रहा है। यही लिखा तो है मैंने, जो लिखा है वही दिखाएगा ना, इससे पहले भी तो वही कर रहा था, वो जो लिख रही थी वही दिखा रहा था, लेकिन यहाँ जैसे ही मैंने एंटर किया तो ये दिखाने लगा 14, लेकिन यहाँ पर वो वही दिखा रहा है जो पहले दिखा रहा था। जो हम एक्चुअल वैल्यू इनपुट करते हैं ना सेल में, वो मुझे फॉर्मूला बार में शो होती है, और आउटपुट में मुझे आउटपुट मतलब सेल में मुझे आउटपुट शो होता है। यदि मैंने सीधा सीधा नंबर लिखा तो सीधा नंबर दिखाई देगा, यदि मैंने फॉर्मूला लिखा तो उत्तर दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन मैंने एक्चुअल में क्या इनपुट किया वो मुझे फॉर्मूला बार शो करता है, ठीक है। ये अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़, MS एक्सेल में कोई भी सेल की वैल्यू को एडिट करने के लिए आप सिंपल क्लिक करके एडिट नहीं कर सकते। एक्सेल में सेल वैल्यू को एडिट करने के लिए हमें प्रेस करना पड़ता है F2, है ना, प्रेस F2। क्या F2, ऐसा नहीं कि F अलग दबा दिया और 2 अलग दबा दिया, F2 फंक्शन की जो होती है वो, F2 फंक्शन की दबाइए, या फिर डबल क्लिक करिए। यदि आप ऐसा करेंगे तब आप सेल वैल्यू को एडिट कर सकेंगे, अदरवाइज आपको पूरी सेल वैल्यू दोबारा लिखनी पड़ेगी। कैसे, जैसे यहां पे यह है 14, अब 14 मतलब क्या किया उसने, इन तीनों को जोड़ दिया, 2 5 7 तीनों को जोड़ दिया। मुझे तो जोड़ना था केवल 2 और 5 को, ठीक है। तो मैं क्या चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि ये केवल 2 और 5 को करे। तो यदि मैंने यहाँ पर जाकर दोबारा से उसको लिखा तो मुझे पूरा लिखना पड़ेगा, पूरा लिखना पड़ जाएगा, जबकि कायदे से मुझे बस एक थोड़ा सा आखिरी का मिटा दूं, बाकी सब ठीक है। तो ये मुझे पूरा दोबारा लिखना पड़ जाएगा। ऐसे मुझे पूरा दोबारा लिखना पड़ा क्योंकि मैंने वहाँ पर जस्ट क्लिक किया और लिखने की शुरुआत करी। लेकिन यदि मुझे उसमें करेक्शन करना था तो मुझे यहाँ पर जाके F2 दबाना चाहिए। जब मैं F2 दबाऊंगी तो वो फॉर्मूला लिखा लिखा आ जाएगा, और अब बस मुझे जो नहीं चाहिए वो मैं मिटा दूँ। A15 से C15 है, C15 नहीं चाहिए मुझे तो B15 चाहिए। ठीक है, ऐसा यूज़र फ्रेंडली एप्लीकेशंस में रूल्स बहुत कम होते हैं, ठीक है, लेकिन ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपको बहुत ज़रूरी है जब आप किसी यूज़र फ्रेंडली एप्लीकेशन में काम करते हो, जब आप किसी GUI में काम करते हो, यूज़र फ्रेंडली एप्लीकेशन मतलब जो आसान होती है काम करने के लिए, तो जब आप किसी इजी एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, यूज़र फ्रेंडली या GUI एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी आंखें चौकन्नी हो, मॉनिटर पे क्या क्या है आप देखें, कौन कौन से टूल्स हैं आप उनको ध्यान दें, उनको पढ़ें, क्योंकि आपका बहुत सारा काम सिस्टम खुद कर रहा है। इतना कुछ ध्यान आपको प्रोग्राम करते समय नहीं करना पड़ता, क्योंकि जब आप प्रोग्रामिंग से ये करते हैं तब आपको कमांड याद रखनी है, सिंटैक्स याद रखना है, क्योंकि आपको खुद लिखना है। तो वहाँ पर देखने के लिए इतना कुछ है ही नहीं, आपके पास एक कमांड लाइन है, बस वही कमांड लिखो, एंटर करो, आउटपुट देखो। लेकिन यहाँ पे आप कमांड याद नहीं कर रहे हो, रूल्स नहीं है आपके पास, कैपिटल लिखो, स्मॉल लिखो, कुछ भी लिखो, तो फिर आपको स्क्रीन पर ध्यान देना ज़रूरी है, उसके टूल्स पे ध्यान देना ज़रूरी। क्लियर? तो ये था आज का एक्सेल के विंडोज़ का मतलब एप्लीकेशन विंडो का
इंट्रोडक्शन। ओके, जब हम फाइल बना लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, ये जो कुछ भी मैंने आज बताया इस सब चीज़ों को ध्यान में हमेशा रखना ज़रूरी है। जब हम फाइल बना लेते हैं तो ज़रूरी है कि हम अपनी फाइल को सेव करें, और फाइल को सेव करने की कमांड होती है Ctrl+S। ठीक है, Ctrl+S में आप यहाँ पे फाइल का नाम लिख देंगे और नाम लिखने के बाद इसको सेव करेंगे। ठीक है, ये मैंने लिखा। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि वर्किंग विथ वर्कशीट। आज हमने देखा इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सेल वर्कशीट, अब हम कल देखेंगे अगली क्लास में वर्किंग विथ वर्कशीट। ओके, अब आप लोग ये एप्लीकेशन खोलिएगा और ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई है इनको करके देखना है। मतलब मैंने आपको लिखवाया है कि इसमें इतनी रोज़ कॉलम्स होते हैं, चेक करना है। मैंने कहा है कि आप इसमें कितने भी रो कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं, तो आपको देखना है ना, कौन कौन से टूल्स कमांड्स हैं उनको देखना है। ठीक, आप लोग फाइंड आउट करके आएंगे नेक्स्ट क्लास में कि एक्सेल में यदि मुझे रो या कॉलम इंसर्ट करना हो तो मुझे इनमें से कौन से वाले टैब में जाना चाहिए और मुझे कहाँ पर कौन सी कमांड मिलेगी, ये चीज़ आपको ढूंढना है। ठीक है, चलिए।